नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत की एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जहां लोकतंत्र की आवाज कुछ एक तरफा सी हो गई है। हम बात कर रहे हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी भी व्यक्ति या किसी पार्टी पर उंगली उठाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के आईने में ये देखना कि राजनीतिक संतुलन फिर से कैसे बन सकता है, ताकि ताकि जो शासन है वो लोगों के लिए और ज्यादा जवाबदेह बने। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये है बरौली। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर यह महज एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर सियासी नजर से देखें तो ये एक ऐसी जगह बन चुका है जहां एक आवाज बहुत बुलंद है और दूसरी लगभग सुनाई ही नहीं देती। ये कहानी सिर्फ किसी के चुनाव जीतने या हारने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस सन्नाटे की, उस खालीपन की जो तब पैदा होता है जब मुकाबले के लिए मैदान में कोई मजबूत विपक्ष खड़ा ही ना हो। 90,645 ये नंबर ही इस पूरी पड़ताल का दिल है। 90,645 ये 2022 के चुनाव में जीत और हार का फासला था। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक इशारा है, एक लक्षण है, एक बहुत बड़े सियासी असंतुलन का। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा गैप आखिर बना कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, इसके असल मायने क्या हैं? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जमीन पर लोगों की अनसुनी आवाजों को सुनेंगे, फिर 2022 के नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे, उसके बाद पिछले 3 दशकों के आंकड़ों में छिपे पैटर्न को खोजेंगे और फिर बात होगी कि वापसी के लिए वो 4 मजबूत स्तंभ कौन से हो सकते हैं। और आखिर में ये सब एक बेहतर गवर्नेंस, एक बेहतर शासन के ताने बाने से कैसे जुड़ता है। देखिए, सियासत की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, लोगों से होती है, उनकी उम्मीदों, उनकी परेशानियों से। इसलिए किसी भी चुनावी गणित को समझने से पहले हमें बरौली के खेत खलियानों, चौपालों की आवाज सुननी होगी कि आखिर वहां लोगों की असल चिंताएं हैं क्या, कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। और जब हम सुनते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है खेती किसानी का संकट, एमएसपी की गारंटी का सवाल, खाद बीज की बढ़ती कीमतें, फिर है नौजवानों की बेरोजगारी, एक बहुत बड़ी फिक्र, गांव के अंदर का हाल, मतलब टूटी सड़कें, बिजली का आना जाना और पानी की किल्लत, और इन सबके ऊपर से जीएसटी और महंगाई की मार जो हर घर, हर चूल्हे तक महसूस हो रही है। ये कोई सियासी नारे नहीं है, ये वहां के लोगों की रोज की हकीकत है, उनकी जिंदगी का सच है। तो एक तरफ तो ये जमीनी मुद्दे हैं, ये चिंताएं हैं, और दूसरी तरफ हैं चुनावी नतीजे। तो चलिए अब 2022 के नतीजों के आंकड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि लोगों की इन परेशानियों और वोटिंग के बीच का जो कनेक्शन है वो आखिर कहाँ टूटा। ये जो आंकड़े अब सामने हैं, ये पूरी कहानी को खोलकर रख देते हैं। देखिए, कुल वोटर हैं 3,80,000 से ज्यादा। वोटिंग हुई करीब 64%। जीतने वाली पार्टी बीजेपी को मिले 60% से भी ज्यादा वोट। लेकिन यहां एक लेकिन है, और वो बहुत बड़ा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा, कोई उम्मीदवार ही नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कोई स्ट्रैटेजिक गलती थी या फिर संसाधनों की कोई कमी? वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा सामने था, 90,000 से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत। कहते हैं ना कि सियासत कुदरत की तरह ही है, इसे खालीपन पसंद नहीं। जैसे ही एक ताकत पीछे हटती है, दूसरी ताकत उस जगह को भरने के लिए आगे बढ़ जाती है। और यहाँ तो मुख्य विपक्षी पार्टी ने पूरा मैदान ही खाली छोड़ दिया था। एक तरह से सत्ताधारी पार्टी को वॉकओवर मिल गया। वोटर्स के सामने कोई मजबूत विकल्प ही नहीं था। और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र का जो तराजू है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। 2022 में बरौली में बिल्कुल यही हुआ। अब देखिए, 2022 का ये जो नतीजा था, ये कोई अचानक हुई बात नहीं थी। ये तो एक लंबे सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले 3 दशकों के चुनावी आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करनी होगी। तभी पता चलेगा कि ये सियासी जमीन कैसे धीरे धीरे साल दर साल बदलती चली गई। ये टेबल ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। जरा गौर से देखिए, 1993 में बीजेपी का वोट शेयर था करीब 33%। सपा मैदान में नहीं थी।
फिर 2000 के दशक में जब सपा ने चुनाव लड़ा भी तो उनका वोट शेयर महज 2% के आसपास सिमट गया। और फिर देखिए 2017 और 2022 में क्या हुआ। सपा फिर से मैदान से बाहर और बीजेपी का वोट शेयर 53% से उछलकर 60% के भी पार। पैटर्न बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह। एक तरफ बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती गई और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मौजूदगी लगभग खत्म सी हो गई। इस चार्ट को देखिए, ये उसी कहानी को और साफ कर देता है। बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा है, 1993 के 33% से 2017 में 54% और 2022 में लगभग 61%। ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, ये दिखाता है कि पार्टी ने जमीन पर लगातार काम किया है, अपनी पकड़ मजबूत की है और अपने वोट बैंक को एक साथ लाने में पूरी तरह कामयाब रही है। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। जिन इक्का दुक्का चुनावों में पार्टी ने यहां से लड़ा, वोट शेयर 2% के आसपास ही रहा और पिछले 2 चुनावों में 0। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का जो जमीनी संगठन था वो लगभग बिखर चुका है, कोई पकड़ ही नहीं बची है। अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरणों को भी समझते हैं। बरौली में लगभग 20% मुस्लिम आबादी है, करीब 13% जाट और लोध हैं और 10% जाटव अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। इनके अलावा यादव और दूसरे ओबीसी समुदाय भी अच्छी खासी तादाद में हैं। अगर कागज पर देखें तो ये एक ऐसा समीकरण है जहां विपक्ष के लिए एक मजबूत सोशल कोएलिशन, एक सामाजिक गठबंधन बनाने का मौका था। लेकिन इन अलग अलग समुदायों को एक साथ एक मंच पर लाने में नाकामी एक बहुत बड़ी चूक साबित हुई। देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारा संविधान हर व्यक्ति को गरिमा और अपनी बात रखने का हक देता है। एक मजबूत विपक्ष यही सुनिश्चित करता है कि समाज के हर तबके की आवाज सुनी जाए, किसी की भी आवाज दबे नहीं। ये सिर्फ सियासत नहीं, ये लोकतंत्र की मूल भावना है। तो अब तक हमने मर्ज को समझा, उसकी जड़ों तक गए। अब बात करते हैं इलाज की। किसी भी सियासी पार्टी के लिए 0 से शिखर पर वापस आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए एक बहुत ही गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी चाहिए। यहाँ हम एक ऐसे ही मॉडल की बात करेंगे जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। इसके भी 4 चेहरे हैं, 4 स्तंभ हैं, जो एक साथ मिलकर ही एक नई सियासी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, जमीनी संगठन। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी। और चौथा, संसाधन यानी रिसोर्सेज। और ये याद रखना जरूरी है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक भी पाया कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी रणनीति की, मतलब सही उम्मीदवार। कोई ऐसा चेहरा जो लोकल हो, जमीनी हो, जो लोगों की खेती किसानी की दिक्कतों को समझे। फिर जरूरी है कि सही गठबंधन किए जाएं ताकि सरकार से नाराज वोट एक जगह इकट्ठा हों, बटे नहीं। इसके साथ ही हर गांव की अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे लेकिन असरदार वादे किए जाएं। और सबसे जरूरी, एक ऐसा संदेश जो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करे, जो सबको साथ लेकर चले। दूसरा स्तंभ, और शायद सबसे अहम, वो है संगठन। देखिए, उम्मीदवार कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसके पास जमीन पर लड़ने वाली टीम नहीं है तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसका सीधा मतलब है बूथ लेवल तक, बिल्कुल नीचे तक टीमों को दोबारा से खड़ा करना, नए जोशीले कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देना, हर गांव में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना और खास तौर पर किसानों और नौजवानों के लिए अलग सेल बनाना जो 24 घंटे उनकी बात सुने, उनके मुद्दों पर काम करें। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, नैरेटिव यानी आपकी कहानी क्या है। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की कमियां गिनाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल की उम्मीद जगाना भी है। एक पॉजिटिव विजन देना है जो लोकल रोजगार और लोगों की कमाई बढ़ाने पर फोकस करे। लोगों को ये याद दिलाना कि कैसे उनके सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। और हाँ, नौकरियों और किसानों की भलाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना। इसके लिए चाहिए आसान नारे और ऐसी कहानियां जो सीधे लोगों के दिल से जुड़े। और चौथा और आखिरी स्तंभ है संसाधन। आज के दौर में चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, मोबाइल फोन पर भी लड़े जाते हैं। तो इसके लिए भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे हर इलाके के लिए मजबूत व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, छोटे छोटे वीडियो बनाना जो कम डेटा में भी आसानी से चल जाएं, और शायद बड़ी बड़ी रैलियों से ज्यादा फायदा छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं और घर घर जाके लोगों से मिलने में हो सकता है।
तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो पूरी रणनीति है, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है। इसका असली मकसद, इसका बड़ा मकसद है बरौली के लोगों के लिए गवर्नेंस को, शासन को बेहतर बनाना। और ये तभी मुमकिन है जब सियासत में असली कंपटीशन हो, सच्ची प्रतिस्पर्धा हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब सामने एक मजबूत, भरोसेमंद विपक्ष खड़ा होता है तो सरकार को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसे जवाबदेही का एहसास होता है। उसे पता होता है कि अगर काम नहीं किया तो अगली बार जनता मौका नहीं देगी। एक मजबूत विपक्ष दरअसल सरकार को और बेहतर काम करने के लिए मजबूर करता है। ये लोकतंत्र का एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये सत्ता को बेलगाम होने से रोकता है। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि किसी की निजी जानकारी का इस्तेमाल बिना उसकी सहमति के नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमारे देश के डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहते हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादा का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। जब पार्टियों को ये एहसास हो जाए कि वोट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, कि हर एक वोट को मेहनत करके कमाना पड़ता है, तब उनका ध्यान असली चीजों पर जाता है, विकास पर, लोगों की भलाई पर और उस पूरे इलाके के भविष्य पर। क्योंकि सियासत सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं है, ये लोक सेवा का, जन सेवा का एक जरिया है। और सच्ची प्रतिस्पर्धा ही इस बात की गारंटी है कि ये जरिया अपने रास्ते से न भटके। तो हम इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि लोकतंत्र की बातचीत के इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से कैसे ठीक किया जाए, और ये कैसे सुनिश्चित हो कि हर एक आवाज को सुना जाए। बरौली की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का दिन नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक ऐसा तराजू जिसे संभालने के लिए जागरूक नागरिक, जिम्मेदार सरकार और एक चौकन्ना विपक्ष, तीनों की बराबर जरूरत होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।